Hello kids, good morning. Myself Renu Dabai from Kudos International School, class 4th, subject SST, book number 2, chapter number 3, the Northern Plains. In this chapter we learn about the Northern Plains. In previous class we learned the Northern Himalayas. So we start the chapter the Northern Plains. उत्तरी मैदानी इलाका. Spotlights, physical features of the northern plains, cultures and life of the people and the plains. जहाँ हम जानेंगे उत्तरी मैदानी में जो लोगों का क्या लाइफस्टाइल है और वहाँ का क्या फीचर्स है उसके बारे में हम जानेंगे. नॉर्थर्न प्लेन्स. द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर आल्सो नो एज द इंडोग्लेटिक प्लेन्स एंड लीड टू द सदर्न साउथ ऑफ हिमालयाज. भारत के उत्तरी मैदानों को भारत गंगा के मैदान के रूप में भी हम जानते हैं, जो कि हिमालय के दक्षिण में स्थित हैं. These plains extend from Punjab in the west to Assam in the east and the almost 2,400 kilometer in extent. द नॉर्थर्न प्लेन्स का जो एक्सटेंट है, जो फैलाव है, वो यहाँ से लेके और यहाँ तक. इट मीन्स ये पंजाब जो वेस्ट में है वहाँ से लेके और ये यहाँ तक स्थित है. असम का कुछ भाग आता है यहाँ पे और ये लगभग 2,400 किलोमीटर तक फैला हुआ है. इसका जो विस्तार है वो 2,400 किलोमीटर तक, जिसमें पंजाब से लेके असम तक का भाग आ जाता है. यह मैदान पश्चिम में पंजाब से लेके पूर्व तक फैला हुआ है. इसके साथ ही द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ असम ले इन दिस रीजन्स. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम का कुछ भाग इस क्षेत्र में आते हैं. द रीजन इज ड्रेन्ड बाय द हिमालयाज रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, देयर बाय मेकिंग द सोइल वेरी फर्टाइल. यह क्षेत्र हिमालयी नदियों और उनकी जो सहायक जो वितरणिकाएँ या जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा सिंचा जाता था या वहाँ पर बहती. इसीलिए यहाँ पर जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ मानी गई है. द नॉर्थर्न प्लेन आर कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया. उत्तरी मैदानों को भारत का भोजन का कटोरा कहा जाता है. रीज़न क्या है? देयरफॉर एज दिस इज़ अ मेजर क्रॉप्स ग्रोइंग एरिया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रमुख फसलें उगाई जाती है या प्रमुख फसलों वाला क्षेत्र इसको माना गया है. दस इट इज़ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड रीजन इन द कंट्री. यही कारण है कि यहाँ पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र इसको माना गया है. द मेन रिवर विच फ्लो थ्रू दिस एरिया इज सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. इस क्षेत्र को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है और ये जो 3 प्रमुख नदियां हैं यहाँ पे, जिसमें सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों को माना गया है. द रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, और इसके 3 प्रमुख भागों में हम बांट सकते हैं. फर्स्ट द सतलुज रिवर बेसिन, द गंगा रिवर बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. इन तीनों ही बेसिन को हम आज यहाँ से समझेंगे. इससे पहले हम जानते हैं बेसिन क्या होता है. एन एरिया दैट इज़ वाटर्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड बेसिन. वह क्षेत्र जो नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा सींचा जाता है या उसके द्वारा बहा जाता है उसे बेसिन कहता है. आप देख सकते हो इस वाले एरिया में जो ये बेसिन है, यहाँ पे अगर यहाँ पे सतलुज रिवर बहती है तो ये पूरा इसका एरिया एक बेसिन माना जाएगा. अगर यहाँ गंगा नदी बहती है तो इसका पूरा एक बेसिन माना जाएगा. तो आज जानते हैं हम सतलुज बेसिन के बारे में. द सतलुज रिवर बेसिन. द सतलुज बेसिन लीज टुवर्ड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स. सतलुज बेसिन उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की ओर स्थित है. रिवर ब्यास इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज एंड जॉइन इट्स बिफोर सतलुज एंट्रीज पाकिस्तान. व्यास नदी सतलुज की एक सहायक नदी है और इस सतलुज के पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले इसमें शामिल हो जाती है. द यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़ एंड द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आर लोकेटेड इन द बेसिन. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब व हरियाणा इस बेसिन में स्थित है. द भाखरा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर. भाखरा नांगल बांध इस नदी पर बनाया गया है. नेक्स्ट द गंगा रिवर बेसिन. द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार एंड वेस्ट बंगाल ली इन दिस रीजन. इस राज्य में
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और पश्चिमी बंगाल इसी क्षेत्र में आते हैं। गंगा बीम्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज एंड फ्लो थ्रू दिस एरिया। गंगा हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है और इस क्षेत्र में होकर बहती है। रिवर यमुना विच राइज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज आल्सो फ्लो थ्रू दिस रीजन्स। हिमालय से जो यमुनोत्री ग्लेशियर है उससे यमुना नदी निकली है और यह भी इसी क्षेत्र से होकर बहती है। इट्स जॉइन गंगा एट प्रयागराज एंड द कॉन्फ्लुएंस इज कॉल्ड संगम। और यमुना नदी इसी क्षेत्र से बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है और इसी स्थान पे जिसका जो मीटिंग पॉइंट है इसको कहा जाता है संगम, जहाँ पे ये मिल जाती है। रिवर अलकनंदा, भागीरथी एंड मंदाकिनी जॉइन द गंगा ऑन इट्स कोर्स। इसके साथ ही अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी नदियाँ भी गंगा में मिल जाती है। व्हेन द गंगा रीच्ड वेस्ट बंगाल, जैसे ही गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुँचती है, इट्स स्लिप्ड इनटू 2 स्ट्रीम और ब्रांचेस। इसके साथ ही ये 2 धाराओं या शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एंड 1 ब्रांच एंटर वेस्ट बंगाल एंड इट्स कॉल्ड हुगली। एक ब्रांच जो एक शाखा 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जैसे एक नदी निकली हुई और एक इधर चली गई और एक साथ में इधर निकल गई, तो एक भागा कहलाएगी हुगली और जो दूसरी ब्रांच जो निकली हुई है बांग्लादेश में जा रही है वो कहलाएगी पद्मा। As the river Ganga flowed toward the Bay of Bengal, its speed slowed down considerably. जैसे ही गंगा नदी है बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, इसकी गति काफ़ी धीमी हो जाती है। It's get divided into many of small stream called ट्रिब्यूटरीज। इसके साथ ही ये कई छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें वितरणिकाएँ या सहायक नदियाँ कहा जा सकता है। द स्लिट डिस्पोजिटेड बाय द रिवर फॉर्म द ट्रिएंगुलर शेप एट द माउथ ऑफ रिवर वेयर इट मीट द सी। धाराओं के विभाजित हो जाती है जिन्हें वितरणिका कहा गया है। यहाँ पे नदी के द्वारा जमाई गई जो गाद होती है वह नदी के मुहानों तक त्रिकोणाकार बन जाती है। यहाँ पर देख रहे हो समुद्र से मिलने से पहले ये त्रिकोणाकार या ट्रायंगुलर शेप बनाती है और इसे समुद्र में मिल जाती है। इसे माउथ ऑफ गंगा कहा गया है। दिस इज़ द लार्ज डेल्टा दिस ट्रायंगुलर फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डेल्टा। और ये जो ट्रायंगुलर शेप है इसको हम डेल्टा कहते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड एंड दिस कॉल्ड गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। यह विश्व का सबसे समुद्र में मिल जाती है इसलिए इसे त्रिकोणीय डेल्टा कहा गया है। यही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है। The place where the Ganga enter the Bay of Bengal is called the mouth of Ganga। और गंगा जिस स्थान से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है उसे गंगा का मुख कहा जाता है। Wheat is the main crops grow here along with rice, oilseed, cotton, gram and sugarcane। चावल, गेहूँ, चावल, तिलहन, कपास और गन्ने के साथ साथ गेहूँ का भी यहाँ प्रमुख फसल उगाई जाती है। द क्लाइमेट इज़ दिस एरिया इज़ वेरी हॉट इन समर। गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा ये क्षेत्र गर्मी होती है। इसके साथ ही समर एंड वेरी कोल्ड इज़ विंटर। सर्दी के टाइम ज़्यादा सर्दी मीन्स गर्मी में ज़्यादा गर्मी और सर्दी में ज़्यादा सर्दी। दिस रीजन्स डज नॉट रिसीव्ड हैवी रेनफॉल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में भारी बारिश नहीं होती है। देयरफॉर इसीलिए फार्मर जो होते हैं वेल यूज वेल्स, ट्यूब्स, वेल एंड कैनल फॉर इरिगेशन। इसलिए सिंचाई के लिए ये लोग जो होते हैं मोस्टली नलकूपों को, कुओं को, नहरों का उपयोग करते हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, हमारा लास्ट जो बेसिन होगा वो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। द ब्रह्मपुत्र ऑर्गेनाइज इन तिब्बत वेयर इज़ द नो एज द Sangpo, it entered India through the eastern part of the Himalayas, flow through Assam and enters Bangladesh। जूट एंड राइस आर द मेन क्रॉप्स ग्रो हियर। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन इसका जो उद्गम होता है वह तिब्बत से होता है, जहाँ पर इसको जिसका जो इम्पोर्टेंट नेम है वो है सांगपो। और ये भारत में हिमालय के पूर्व भाग से प्रवेश करती है, साथ में असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और यहाँ की जो प्रमुख रूप से उगाई जाने फसलें उसमें जूट व चावल प्रमुख फसलें मानी जाती है। सो किड्स, आज हमने यहाँ पे प्रमुख बेसिन के बारे में जाना, गंगा बेसिन, सतलुज बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।